हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 12th ऑफ सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। कल बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे एंड इट्स अबाउट कि सर कल का एनालिसिस नहीं आया। सो कल न्यूज़पेपर ही पब्लिश नहीं हुआ, ना ही ई पेपर आया, ना ही हार्ड कॉपी आई, बिकॉज ऑफ दी गणेश चतुर्थी इज ऑन 10th ऑफ सितंबर। तो 10th ऑफ सितंबर को सारे बेसिकली ऑफिस बंद थे। सो दैट्स वाई 11th सितंबर को पेपर पब्लिश नहीं हो पाया। तो ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी आपको मैसेज मिल गया होगा टेलीग्राम पर। पेपर नहीं आया था, इसी के चलते हिंदू एनालिसिस भी नहीं हो पाया था 11th ऑफ सितंबर को। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द हिंदू एनालिसिस ऑन 12th ऑफ सितंबर। लेट्स सी। और आज की हम बात करें तो आज संडे है एंड संडे के दिन न्यूज कम होती है, एडिटोरियल्स नहीं होते। आज का एनालिसिस भी बहुत छोटा होने वाला है। जो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी उन्हीं न्यूज को अपन कवर अप करेंगे और जल्दी से अपन एनालिसिस को खत्म करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स अबाउट गुजरात। सो व्हाट हैपन, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, तो विजय रूपानी ने रिजाइन कर दिया। अच्छा, अब रिजाइन किया तो बेसिकली देखा जाए तो कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, ना ही कोई उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए गए थे, ना ही उनके ऊपर ऐसे चार्जेस थे कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर उनको रिजाइन करना पड़े। नहीं, हाई हाई कमान से, पार्टी के हाई कमान से उनको ऑर्डर आया कि यू हैव टू रिजाइन। और गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। ओके, सो इसी के चलते विजय रूपानी ने बेसिकली रिजाइन कर दिया है और आज ही उनका सक्सेसर मतलब गुजरात का नया चीफ मिनिस्टर अनाउंस हो जाएगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि विजय रूपानी बिकेम द फोर्थ चीफ मिनिस्टर इन दिस ईयर जिन्होंने बीजेपी लेड स्टेट से रिजाइन किया है, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन किया है। अगर हम बात करें तो पहले थे असम। असम में जो सर्वदन सोनोवाल थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटा के बेसिकली हेमंत विश्व शर्मा को बनाया गया चीफ मिनिस्टर। फिर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटाकर पुष्कर धामी को बनाया गया। फिर उसके बाद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा, उनको हटाकर बसपजी बोमई को बनाया गया। ओके, सो देखा जाए तो चार स्टेट्स इस साल जिसमें बीजेपी रूल कर रही थी उनके चीफ मिनिस्टर को चेंज किया गया। तो जिससे ये डिपेक्ट होता है, ऐसा ये दिखता है कि बीजेपी की कितनी कितनी पावर है उनके चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर। जो बीजेपी के जो हेड्स होते हैं, हेड है जो बीजेपी सेंट्रल कमेटी में बैठते हैं बीजेपी, जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, तो इनके हाथ में कितनी बड़ी सुप्रमेसी है, पावर है कि किसी भी चीफ मिनिस्टर को हटा सकता है और चीफ मिनिस्टर कुछ बोलता भी नहीं है। चार चीफ मिनिस्टर को हटाया और ऐसा ऐसा हो भी सकता है कि आगे चलकर, क्योंकि बीजेपी रूलिंग स्टेट बहुत सारे हैं, हो सकता है आगे चलकर और भी चीफ मिनिस्टर हटाए जा सके। ओके, टू टू फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉर द टू ग्रैब द बेनिफिट फ्रॉम द नेक्स्ट इलेक्शन में बेनिफिट को ग्रैब करने के लिए शायद चीफ मिनिस्टर्स को हटाया जाए और चीफ मिनिस्टर को हटाया जाए जिनका काम इतना अच्छा नहीं रहा या उनकी पब्लिक इमेज इतनी अच्छी नहीं रही हो। मूविंग फर्दर, सो कल हम बात करें तो कल 20th एनिवर्सरी थी 9/11 अटैक की। अब 9/11 अटैक बेसिकली हुआ था 2001 में ऑन दी डेट ऑफ 11 सितंबर। और ये बेसिकली अलकायदा ने अटैक करवाया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको हम ट्विन टावर के नाम से भी जानते थे लोग बाग। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ट्विन टावर में दो प्लेन क्रैश हुए थे। अटैक बेसिकली होना था तीन जगह पर, व्हाइट हाउस, पेंटागन एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। सो इकोनॉमी, डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों को हिलाने की बात अलकायदा ने करी थी कि अमेरिका के डिफेंस मतलब पेंटागन, अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्हाइट हाउस और अमेरिका की इकोनॉमी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां पर बहुत बड़े अच्छे ऑफिस थे, अच्छी कंपनी के ऑफिस थे, तो उनको बेसिकली ब्लास्ट करने और उनको डिमोलिश करने की बात की गई थी। और दो अटैक्स को तो प्रिवेंट कर लिया गया था, पेंटागन और व्हाइट हाउस के अटैक को, बट 9/11 का अटैक जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए, जिसके चलते अभी तक हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक है ये अमेरिकन हिस्ट्री में। अराउंड 3000 लोगों की डेथ हुई थी, 3000 लोगों की डेथ हुई थी। एंड इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द यूएसए, अराउंड 90 कंट्रीज से थे, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बेसिकली इकोनॉमिक हब था, बिजनेस का हब था, तो डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे। सो इसी के चलते यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने बहुत सारे बेसिकली साइट्स में इवेंट होने थे, उनको अटेंड किया। एंड अटेंड करने के साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। उन्होंने यही बोला कि
ये जो हमें 9/11 से जो हमें लेसन मिलता है, वो लेसन मिलता है अबाउट द यूनिटी, कि हमें यूनिटी बना के रखना है। हम अगर यूनाइट रहेंगे, यूएसए यूनाइट रहेगा, तो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी या किसी भी चीजों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली की हम बात करें, सो दिल्ली इन दी मंथ ऑफ सितंबर सबसे ज्यादा बारिश मिली है उसको फ्रॉम दी अराउंड 77 ईयर्स से। 77 ईयर्स में सबसे ज्यादा दिल्ली को सितंबर मंथ में रेन मिली है इस ईयर। और अभी भी देखा जाए तो 19 डेज बचे हैं सितंबर में, मतलब आधा सितंबर भी नहीं हुआ। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहां पहले सितंबर में बारिश कम होती थी, वहां सितंबर में बारिश ज्यादा हो रही है। वहीं अगस्त में जो बारिश ज्यादा होती थी, वहां बारिश अब नहीं हो रही। सो दिस इज व्हाट क्लाइमेट चेंज इज। ओके, ये क्लाइमेट चेंज दिखाता है कि हम लोग कैसे हम लोग के मंथ बदलते जा रहे हैं, सीजन्स मंथ बदलते जा रहे हैं। ओके, तो दिल्ली का ये सबसे वेटेस्ट सितंबर रहा है अराउंड 77 ईयर्स से। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली न्यूज है, दिल्ली न्यूज नहीं पढ़ना है, सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, एडिटोरियल न्यूज बिल्कुल स्किप करना है। ओके, या सो वी डायरेक्टली मूव ऑन टू द नेशनल न्यूज। आज रीजनल न्यूज में भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सो व्हाट हैपेंड, कल सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अराउंड 1.83 लाख क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सो इन्होंने बोला कि बैकलॉग ऑफ द क्रिमिनल केसेस, जो कम से कम अराउंड 2 लाख क्रिमिनल केसेस के जो बैकलॉग पड़े हुए हैं, ये सब बेसिकली इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। उन्होंने कंसर्न वाली सिचुएशन बताई। उन्होंने बोला ये गलत बात है। और उन्होंने बोला तुम्हारा यूपी के बार काउंसिल से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। उन्होंने बोला है कि आप साथ में मिलकर, जजेस के साथ में मिलकर जल्दी से जल्दी ये जो अराउंड 2 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनको आप रिजॉल्व करवाओ जितनी जल्दी हो सके। एंड एक और चीज उन्होंने बोली है, उन्होंने बोला है कि जब हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करते हैं ना, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस सेटअप नहीं हुआ, ये बिफोर द इंडिपेंडेंस सेटअप है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईकोर्ट इन इंडिया है। तो हम इलाहाबाद हाईकोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करी, उसने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उसने बेसिकली बहुत ज्यादा हेल्प करी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा। तो हम चाहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट वही एक्स्ट्रॉर्डनरी लेगेसी, वही ट्रेडिशन और वही कल्चर लेके चले। हम नहीं चाहते बिकॉज ऑफ द बैकलॉग ऑफ द केसेस इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो इमेज है वो इमेज खराब हो। तो जल्दी जल्दी उन्होंने बोला है, तुम्हारा इलाहाबाद बार एंड बेंच से बोला भी है कि आप, मतलब बार एंड एसोसिएशन उसी से बोला है, बार एसोसिएशन से बोला है, यूपी बार एसोसिएशन से बोला है कि आप जल्दी से जल्दी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं अराउंड 2 लाख ऑफ द क्रिमिनल केसेस, उसको आप जल्दी जल्दी रिजॉल्व करवाइए। ओके, सो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, सो दिस इज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट हैपेंड, सो हुआ क्या, देखो होता क्या है। अच्छा, यूएपीए, अब यूएपीए क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। मतलब अगर हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा नॉर्मल केस में। बट अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट होते हो तो 24 आवर्स वाला जो आर्टिकल 22 में जो राइट दे रखे हैं, राइट टू दी बेसिकली अरेस्टी एंड डिटेनी, वो राइट नहीं मिलते। और यूएपीए इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट में प्रेजेंट नहीं भी करोगे ना चलेगा, आप नहीं भी बताओगे ना उसको कि क्यों अरेस्ट किया गया तब भी चलेगा। और आप उसको विदाउट एनी चार्ज उसको आप प्रिजन में बंद करके रख सकते हो, उसको आप कस्टडी में रख सकते हो, बट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तक आपको इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी और 6 मंथ्स के बाद आपको उस पर चार्जेस लगाने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा उसको। ओके, बट व्हाट हैपेंड, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, होता क्या था, ये 6 मंथ वाला जो इन्वेस्टिगेशन था वो एक्सटेंड कर दिया जाता था बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नॉर्मल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू भी। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई पर्सन यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अरेस्ट होता है तो आप ठीक है, उसको आर्टिकल 22 वाले राइट्स को नहीं मिलेंगे, एक्सेप्शन में आता है, लेकिन बट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। नहीं तो जो पर्सन को आपने अरेस्ट किया था अंडर द यूएपीए, उसको आप बेल ग्रांट करोगे, ही और शी इज एंटाइटल्ड फॉर द बेल। और मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन की जो डेज है वो एक्सटेंड नहीं कर सकता। हाँ, एक ही कोर्ट
एक्सटेंड कर सकता है, दैट इज स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में अगर पिटिशन गई है तब स्पेशल कोर्ट वो कंसिडर करेगा प्ली कि हमें इन्वेस्टिगेशन की दिनों को बढ़ाना है। स्पेशल कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है, ना कि कोई मजिस्ट्रेट। नॉर्मल कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट नहीं, सिर्फ स्पेशल कोर्ट। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो हम बात करें तो कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी। अब मिनिस्ट्रियल मीटिंग में कौन कौन मिनिस्टर्स थे? तो ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिले। उसके बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई। सो दैट इज 2+2, मतलब 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम द बेसिकली इंडिया, और डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम बोथ द नेशंस। अच्छा, ये हुई क्यों मीटिंग? क्योंकि देयर आर चांसेस कि नरेंद्र मोदी और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में मीटिंग हो सकती है। तो उससे पहले ही कि डिसाइड कर लिया जाए किस किस बात पे डिस्कस करना है, क्या एग्रीमेंट साइन करना है, तो ये सारी मीटिंग होती रहती है, 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती रहती है। और 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग में यही डिसाइड हुआ, मेन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो था अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट रिजीम चेंज हुई है, तालिबान रिजीम में जो आई है। और दोनों का यही कहना है, दोनों नेशन का यही कहना है, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया कि अफगानिस्तान की जमीन है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो व्हाट हैपन, तो हुआ क्या? अच्छा देखो, हम बात करें ना, तो कल देखा जाए, कल 2 मेजर ओकेजन थे। कल तो 9/11 वाला भी 20th एनिवर्सरी थी उसकी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस फोरम में स्पीच दी थी। विवेकानंद ने, अगर आपको याद होगा, विवेकानंद ने स्पीच दी थी हिंदुज्म पर शिकागो में। सो इट्स आल्सो ऑन 11 सितंबर 1893। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वामी विवेकानंद का याद करते हुए और उसके साथ साथ 9/11 को भी याद करते हुए उन्होंने यही बोला कि इंडिया जो है ग्लोबल टेरर के सॉल्यूशन ऑफर करती है, कि कैसे ग्लोबल टेरर को एलिमिनेट किया जाए, पीसफुली एलिमिनेट किया जाए, ये मोदी जी का कहना है। और उन्होंने बताया कैसे विवेकानंद ने बताया था हिंदुत्व को लेकर, हमारे हिंदुस्तान को लेकर, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को लेकर, हमारे रिलीजन को लेकर। सो अच्छा, वो स्पीच बहुत फेमस स्पीच है, और मतलब बहुत ज्यादा फेमस स्पीच है वो। सो उन्होंने बेसिकली सूडो साइंस पे स्पीच नहीं दी थी, है ना, मतलब ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने सूडो साइंस पे स्पीच दी थी, एंड नो, इट्स समथिंग अबाउट दी साइंस एंड रिलीजन, दोनों का मिक्सचर था। उसके उसके बेसिस पे उन्होंने बेसिकली स्पीच दिया था शिकागो में। ओके, तो स्पीच फेमस इस वजह से हुई क्योंकि स्वामी विवेकानंद से और हिंदुज्म से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आता था वर्ल्ड रिलीजन फोरम में। वर्ल्ड रिलीजन फोरम में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग और उनके बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज और रिलीजन मास्टर्स आते थे, पोप्स, बिशप्स, मौलवीज, इमाम्स, वो सब अटेंड करते थे और स्पीच देते थे, अपने रिलीजन के बारे में बताते थे। स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दी थी तो उनका रिलीजन और साइंस दोनों का मिक्सचर था, उनका कॉन्शियसनेस पे स्पीच थी बेसिकली। तो कभी कभी मौका मिलेगा तो जस्ट लिसन टू हिज स्पीच, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्पीच। आज ही यूट्यूब पे सर्च करना है या फिर गूगल पे सर्च करना, उनकी स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा आपको, जस्ट रीड इट। मूविंग फर्दर, सो यूएस के जो क्लाइमेट एनवॉय है, मतलब यूएस क्लाइमेट एनवॉय जो है जॉन कैरी, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूएस के, जॉन कैरी इंडिया विजिट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। और इंडिया में विजिट क्यों करेंगे? उनका मेन रीजन यही होगा कि इंडिया क्या एफर्ट्स लगा रहा है क्लीन एनर्जी को लेकर, और इंडिया के साथ यूएस क्या कर सकता है, इंडिया की हेल्प कर सकता है कि क्लीन एनर्जी पे इंडिया चला जाए। लेकिन वही बात, ये तो बात वही हो गई कि यूएस जो कि सबसे ज्यादा कार्बन इमिट करता है, चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट कार्बन इमिटर है पूरे वर्ल्ड में, तब भी उसको दूसरे नेशंस पे फोकस करना पता नहीं क्यों उतना इंपॉर्टेंट है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ज्यादा स्टेप्स ले रहा है ग्रीन एनर्जी को लेकर, तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। यूएस नहीं जा रहा ग्रीन एनर्जी पे, इट्स बैड फॉर यूएस एंड वर्ल्ड ऑल्सो, बट ज्यादा इंपैक्ट वर्ल्ड को, यूएस को ही पड़ेगा, क्रिटिसिज्म भी ज्यादा उनको ही पड़ेगा। इंडिया के लिए अच्छा है कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड द ग्रीन एनर्जी। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट व्हाट हैपन। तो हमेशा हम लोगों के बीच में बॉर्डर क्लैशेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेशन जो हमारे बॉर्डर टच करते हैं। हमने देखा कि नेपाल से हमारा बॉर्डर क्लैश हमेशा, नेपाल से हमारा बॉर्डर क्लैश अभी काला पानी वाला इशू था। पाकिस्तान से हमेशा रहता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, चाइना से हमेशा रहता है हमारा, बांग्लादेश से हमारा एक ऐसा नेशन है जिससे थोड़ा पीसफुल बना रहता है, बांग्लादेश मिजोरम से।
तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ द पीसफुल बॉर्डर एरिया इन द बांग्लादेश एंड मिजोरम, तो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं इंडिया में। और वही हुआ कल। कल अराउंड 150 म्यांमार नेशनल्स इलीगल तरीके से मिजोरम में क्रॉस कर गए। ओके, सो अच्छा, अब पढ़ने वाली चीज में ये है कि कौन कौन से स्टेट म्यांमार से टच करते हैं। जस्ट रीड इट, रीड अबाउट दैट स्टेट। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन दी नेशनल न्यूज, व्हाट हैपन, जो हम बात करें तो फूड मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि जो एडिबल ऑयल्स पर जो ड्यूटीज लगती थी, अब एडिबल ऑयल्स मतलब हो गए जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो इनके ऊपर जो ड्यूटीज लगती थी, स्टैंडर्ड ड्यूटीज जो लगती थी, क्योंकि ड्यूटीज मतलब वही टैक्स जो गवर्नमेंट के पास जाता है ड्यूटी, तो वो ड्यूटीज अब कम कर दी। जो स्टैंडर्ड ड्यूटी लगती थी ना एडिबल ऑयल्स के ऊपर, वो थोड़ी कम कर दी, क्योंकि हमने अभी सिनेरियो में देखा था अभी 3-4 महीने पहले, तो एडिबल ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, डबल हो गए थे एक तरीके से। सो उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रेट जो है, स्टैंडर्ड ड्यूटी के रेट जो थे, वो थोड़े से डिक्रीज कर दिए। मूविंग फर्दर, सो ऑन द वर्ल्ड न्यूज व्हाट हैपन, सो अफगानिस्तान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, जब अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, है ना, अमरुल्ला साले, तो अब जो पंशीर वैली में जो बोल रहे हैं कि पंशीर वैली में हम लोग होल्ड करके रखेंगे, तालिबान रिजीम नहीं आएगी, उनके ब्रदर को मार दिया, उनके सगे भाई को मार दिया तालिबान तालिबान ने। ओके, सो ऐसा स्पेकुलेशन है कि पंचीर वैली आया भी है कंट्रोल में कि नहीं, लेट्स सी। और देयर आर चांसेस कि कुछ वायलेंट एक्टिविटीज हो सकती है पंचीर वैली को लेकर इन दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में। मूविंग फर्दर, सो आज संडे है, तो आज के दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, एंड एफएक्यू आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। हाँ, आप एफएक्यू में पढ़ सकते हो, एंड दैट इज अबाउट व्हाई निपाज रिटर्न इन केरला अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो निपा वायरस के बारे में है, उसमें भी सिर्फ कुछ कुछ चीजें ही पढ़नी है ना, जैसे दिस वन, वेयर डज द वायरस ऑरिजिनेट, यहां से पढ़ना है बस। ये चीज अगर पढ़ लोगे ना, तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बस ये इसमें से पता लग जाएगा निपा वायरस है क्या, सिर्फ इतना चीज पढ़ना है। ओके, सो संडे है, आज का एनालिसिस में ऐसा कुछ आता नहीं है, एडिटोरियल्स नहीं आते। सेम गोज विद द बिजनेस न्यूज, नथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग अबाउट द प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आज का एनालिसिस यहीं खत्म होता है ना, छोटा सा था। सो वी एंड द एनालिसिस हियर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।